तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। पिछला प्रैक्टिस सेट कल मैंने अपलोड किया था और उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे ही होंगे। उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आज भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट मैं यूपी पेट एग्ज़ाम तक आप लोगों के लेके आता रहूँगा। और ये जो सेट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं और इसमें मैं टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं इसमें से, तो ये ज़रूर आप लोग बताया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका बिंबिसार और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका अशोक और फिर लास्ट ऑप्शन दिया है आपका अजातशत्रु। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से किस क्रम में हुए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हुआ था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो थे वो बिंबिसार थे, तो सबसे पहले नंबर पर ये आ जाएंगे आपके बिंबिसार। फिर उसके बाद बिंबिसार का पुत्र था, आपको पता होगा, अजातशत्रु, तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा अजातशत्रु। फिर उसके बाद ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, तो ये आपके आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। और फिर जो ये अशोक था, ये जो था ये बिंदुसार का पुत्र था, तो ये आपका लास्ट नंबर चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 1 4 2। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस टाइप से UPSSC क्वेश्चन अक्सर पूछता है सीक्वेंस में लगाने के लिए या मैचिंग करने के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो आप लोगों को बताना है अमीर खुसरो जो थे वो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये किसके समकालीन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया। और ऊपर फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि इनकी जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपकी अजमेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना। आपके ऑप्शन हैं 1772, 1773, 1765, 1764। तो आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, 1773 में वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। और आपको पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसी के तहत जो था वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि संस्कृत भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और अगर अवधी भाषा में पूछा जाए आपसे किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कोंकणी। कोंकणी ये क्या है, गोवा की भाषा है, बिल्कुल सही है। मराठी, मराठी महाराष्ट्र की भाषा, ये भी सही है। इसमें आप लोगों को गलत चूज़ करना है। और मलयालम तमिलनाडु की, तो ये गलत है। मलयालम जो है वो केरल की भाषा है, तमिलनाडु की नहीं है। और तमिलनाडु की कौन सी भाषा है, तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और चौथा दिया है कन्नड़ कर्नाटक, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक की संज्ञा दी गई है। तो आपके ऑप्शन हैं चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बताना है कि लोकनायक की संज्ञा इनमें से किसको दी गई। तो आप लोगों को पता होगा लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुणे में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन है आपके एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन है आपका भीमराव अंबेडकर। तो आपको बताना है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपको पता होगा कि पुणे में होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मद्रास में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। मद्रास में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और चौथा ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया हुआ है। एनी बेसेंट ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये सब लोगों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3। जो आसान क्वेश्चन है मैं उनमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसको बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें सभी आसान ही प्रश्न हैं, सभी लेवल के मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, कठिन भी हैं, आसान भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं। क्योंकि आपके पेपर में ऐसा नहीं है कि हाँ सभी क्वेश्चंस कठिन ही आएंगे या सभी क्वेश्चंस आसान ही आएंगे, तो इसलिए सब लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन आपका है रंगून, दूसरा ऑप्शन टोक्यो, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिंगापुर। तो अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कहाँ किया गया था, और इसमें आपका पूछा गया है आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो दोनों का ऑप्शन आंसर जो है आपका वो सेम रहेगा, सिंगापुर में दोनों का गठन किया गया था। और वो भी 1943 में बनाई गई थी, और इसकी भी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। बस वो जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उसकी स्थापना मोहन सिंह द्वारा की गई थी, और इसकी जो है स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर में की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। ये आप लोगों को बताना है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा नदी, थर्ड ऑप्शन है आपका गोदावरी नदी और फोर्थ ऑप्शन है कावेरी नदी। तो आपको पता होगा श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, अगर पूछ लिया जाए, बांध और ये जल विद्युत परियोजनाएं भी आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस नदी पे बनाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ये डैम आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों का पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर को सूर्य, ऑप्शन है आपके कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अंटार्कटिक वृत्त के ठीक ऊपर चमकता है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और फिर अगला ऑप्शन है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। तो आपको पता होगा 23 सितंबर को क्या होता है, इसको बोला जाता है 23 सितंबर को इक्विनॉक्स इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विषुव। 23 सितंबर को क्या होता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है, और इस दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, मतलब बराबर अवधि के होते हैं दिन और रात। और इसमें 2 डेट होती हैं, ये वर्ष में 2 बार होता है। 21 मार्च को होता है पहली बार, ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च को होता है, और 23 सितंबर को ये होता है आपका, वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य जो है वो चमकता है, और इसकी वजह से दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है जादूगोड़ा की खदानें जो हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है आपका यूरेनियम, सेकंड ऑप्शन है आपका सोना, और थर्ड ऑप्शन है आपका हीरा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लौह अयस्क। तो जादूगोड़ा की जो खदानें हैं ये यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है 1 राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जादूगोड़ा की खदान जो है ये पाई कहाँ जाती है, तो ये आपकी झारखंड राज्य में पाई जाती है। और भी कई सारी खदानें हैं, आप लोगों को देख लेना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका है सोना। तो सोना की जो खदान है आप लोगों को पता होगा कि कोलार गोल्ड फील्ड्स है कर्नाटक में, ये काफ़ी फेमस है सोने के लिए। और एक और खान है सोने की, हट्टी गोल्ड माइंस, हट्टी, ये भी आपकी कर्नाटक में पड़ती है। और हीरे की आप लोगों को तो पता ही होगा, हीरा जो है ये पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकाला जाता है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट हैं। पिछली बार आपने देखा होगा यूपी SSC पेट में डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था कि ये काहे की खदान है, ये पूछा गया था कि कहाँ पे स्थित है। पिछली बार आया था क्वेश्चन खेतड़ी जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को पता होगा खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान में स्थित है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में पड़ता है।
लखीमपुर में पड़ता है। और बाकी के भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है जो, ये आपका पड़ता है यूपी के संत कबीर नगर में। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका यूपी के ललितपुर जिले में पड़ता है। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक पार्ट है। और ये लखीमपुर के पास एक पड़ता है, मैलानी पड़ता है लखीमपुर के पास, वहीं पे है, ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा जो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर कौन तय करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इकोनॉमिक्स से है और सभी लोगों को पता होगा कि रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट जो है ये सभी चीज़ें जो है हमारा रिजर्व बैंक तय करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। और आप लोगों को ये इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो रेपो रेट क्या होता है, इसमें जो होता है कि आरबीआई जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं उनको जिस रेट पे लोन देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। और हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि रेपो रेट जो होता है वो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और तीसरा ऑप्शन है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा, पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है। नगद आरक्षित अनुपात क्या है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लोग CRR बोलते हैं। तो ये सब आप लोगों को इकोनॉमिक के सिलेबस में है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो आपको बताना है CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो नगद आरक्षित अनुपात, इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार देता है। और दूसरा ऑप्शन है आपका जमा का वह अंश जो आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों के पास रखना होता है। और जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्र सरकार के पास रखना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। CRR क्या होता है, जमा का वह अंश होता है जो वाणिज्यिक बैंक हमारी जो होती हैं, जैसे कि ये बैंक्स होती हैं, PNB हो गई या कोई भी बैंक है, तो ये बैंक जो है आरबीआई के पास इनको इतना कैश रखना पड़ता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो वही जो होता है उसी को कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। तो आपके ऑप्शन दिए हुए मेट्टूर बांध जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। और फिर आपका है अलमाटी बांध कहाँ स्थित है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। अलमाटी बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पे स्थित है, गोदावरी पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। और फिर दिया है सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और फिर गांधी सागर बांध कहाँ बना है, तो ये चंबल नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो आर्थिक योजना जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो आपके ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आर्थिक योजना जो है इसी की विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आपको बताना है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है और इसमें अक्सर लोग गलत आंसर चूज़ कर लेते हैं कन्फ्यूजन में। आपका पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेकंड ऑप्शन है वित्त सचिव, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वित्त सचिव जो है 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TV सोमनाथन जो हैं वो इस समय भारत के वित्त सचिव हैं। और प्रधानमंत्री कौन है ये तो आपको पता ही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका MOEF का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है MOEF का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा MOEF का। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की किस सूची से संबंधित है। तो आपको बताना है शिक्षा जो है वो संविधान की किस सूची से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्य सूची, और तीसरा ऑप्शन है आपका समवर्ती सूची, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अवशिष्ट सूची। तो आपको पता होगा ये सूची वाला जो विषय है ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और आपको पता होगा कि हमारे संविधान में अनुसूची 7 जो है उसमें सूचियों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी सूची होती हैं, तो राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो आपको पता होगा कि संघ सूची में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं कुल। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में 62 विषय हैं। और समवर्ती सूची में आपके 51 विषय हैं। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और सूचियाँ किस अनुसूची में आती हैं, तो ये आपकी अनुसूची 7 में आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान का नागौर जिला जो है वहाँ से शुरू किया गया था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। 1959 की बात है। 1959 में जो है पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहला राजस्थान था, नागौर जिला, वहीं से लागू किया गया था। और आपको पता होगा कि पंचायती राज जो व्यवस्था है ये संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। और इसकी कुछ समितियां भी हैं, पंचायती राज समितियां जो हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, GVK राय समिति है। तो ये सभी जो हैं ये समितियां भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज समिति नहीं है, तो आपको बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, यह आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता होगा, आपके ऑप्शन हैं 42वें संविधान 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978 और 73वें संविधान संशोधन 1993 और 73। तो आपने पढ़ा होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले ये मौलिक अधिकार था और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया था। और वर्तमान में ये संविधान के आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। और ये किस संशोधन द्वारा हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो सब लोगों को पता होगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और फिर तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, तो ये आप लोगों को बताना है चुनाव आयोग के बारे में, ये किस आर्टिकल में दिया गया है संविधान में। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 330, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। तो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का प्रावधान है। और वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये कौन है, तो ये हैं इस समय राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये आप लोगों को पता होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आप लोगों को बताना है। अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम जो थे उनका नाम था शिवकुमार सेन। क्या नाम था, शिवकुमार सेन जो थे ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो पहला ऑप्शन है आपका लकड़ी लोहा थर्माकोल, तांबा लोहा चांदी, लकड़ी थर्माकोल रबड़, रबड़ तांबा लकड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी थर्माकोल रबड़। बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं उसमें कोई ना कोई सुचालक पदार्थ है। और ये जो लकड़ी है और थर्माकोल और रबड़ ये तीनों जो हैं ये विद्युत कुचालक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक बताइए। आप लोगों से मात्रक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका वॉट, और तीसरा ऑप्शन है आपका जूल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एम्पियर। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को सूत्र बता दे रहा हूँ। इसका क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र भी आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमरूद, गाजर, सेब, नींबू। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो G7 प्रेसिडेंसी का पदभार इस बार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो राइट हो जाएगा, जर्मनी ने लिया है इस बार। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद सेवा पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टेशन एक उत्पाद सेवा किसने शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ICC T20 वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्मृति मंधाना को दिया गया है वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT मद्रास, IISc बेंगलोर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IISc बेंगलोर। IISc का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके संसद विचार ऐप, डिजिटल संसद ऐप, कनेक्ट संसद ऐप, माई संसद ऐप। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल संसद ऐप। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो ये आपको बताना है कृषि निर्यात नीति किस राज्य ने शुरू की है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र ने शुरू की है कृषि निर्यात नीति। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को उड़ीसा का बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो ये आपको पता होगा, उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके कर्ज में $4 बिलियन जुटाए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। फिर अगला क्वेश्चन है, बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर आपके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, प्रियंका चोपड़ा, कायरा आडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिशा पाटनी, जो है इनको बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो ये आप लोगों को बताना है। मैप आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये जो ईस्ट साइड का इंडिया का जो भाग है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। आपको बताना है कि भारत पूर्व में किन देशों के साथ सीमाएँ साझा करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है चीन, नेपाल और भूटान। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, म्यांमार और बांग्लादेश। जो ये दोनों देश हैं ये पूर्व दिशा में भारत में पड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या होगी? ये आप लोगों को राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर से मिलेगा, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, खासी किस राज्य की जनजाति है? तो आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा गारो, खासी, जयंती, ये तीनों जो हैं ये पहाड़ियों के नाम भी हैं और ये जनजातियाँ भी हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और भारत आपके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत। आसियान का जो भारत है वो सदस्य नहीं है, बाकी सारे ये आसियान के सदस्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र जो है वहाँ पे कन्हेरी गुफाएं। महाराष्ट्र में आपने पढ़ा होगा संजय गांधी नेशनल पार्क है और संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही ये कन्हेरी गुफाएं पाई जाती हैं और ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हैमिस महोत्सव किस राज्य या यूटी का त्यौहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हैमिस महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि और तीसरा ऑप्शन है आपका अरुण और फोर्थ ऑप्शन है आपका शुक्र। तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, लेकिन आपसे पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शनि जो है ये दूसरा बड़ा ग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपके ऑप्शन है
अभिजीत बनर्जी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है PN श्रीनिवासन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन जो है। ये मैंने कल पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था कि अमर्त्य सेन को किस शाखा के लिए दिया गया था अर्थशास्त्र में, और आज आपसे पूछ लिया गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है अर्थशास्त्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर अमर्त्य सेन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा ये भी आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के कमेंट में कितने नंबर आ रहे हैं ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।